वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिसेंटली जो इक्विटी का रेस किया है, कैपिटल रेस किया है, बेसिकली सीसीपीएस है ये, यानी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, क्या प्राइस पे उन्होंने रेस किया है, क्या अमाउंट है, कौन इन्वेस्टर्स है, आगे जाके जो बैंक है उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसकी नीड क्या है। तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। और यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं ये चैनल पे हर सैटरडे को 11 ओ क्लॉक को काफी इंटरेस्टिंग अलग अलग जो कंपनीज है उनके बारे में डिटेल जो वीडियोज है वो पोस्ट करता हूँ। और यदि आपने मेरी वेबसाइट को चेक नहीं किया होगा तो जरूर वेबसाइट को भी चेक कर लीजिए। वहां पे आपके लिए फ्री ई बुक अवेलेबल है फॉर माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग। तो जरूर वो वेबसाइट जो है वो चेक कर लीजिए। एंड ये जो ई बुक है डेफिनेटली वो आपको आपकी इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकती है। सो लेट्स कम बैक टू द डिटेल्स ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये जो अनाउंस किया है रिसेंटली एक कैपिटल रेस, उसके डिटेल्स देख लेते हैं। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंकिंग जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है। तो यदि आप देखो तो कोई भी बैंकिंग सिस्टम के या एनबीएफसी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक असेट पार्ट होता है और दूसरा होता है लायबिलिटी पार्ट। तो लायबिलिटी पार्ट इसका मतलब जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कासा होता है यानी करंट और सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं। इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स होते हैं, वो तरीके से बैंक जो है वो कैपिटल को रेस करती है। तो ये हो गया कोई भी बैंक का लायबिलिटी का साइड, यानी जो डिपॉजिट्स होते हैं। इसके अपोजिट और एक आप देखो तो असेट साइड होता है। असेट साइड यानी बैंक की लोन बुक क्या है, बैंक ने कितने जो लोन है वो डिसबर्स किए हैं। और कोई भी बैंक में या कोई एक एनबीएफसी सिस्टम में लोन को डिसबर्स करना या पैसे को देना ये बहुत इजी है। सबसे डिफिकल्ट क्या है, या बैंक की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, कितने इफेक्टिवली वो जो बैंक है या एनबीएफसी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो दिए हुए लोन को कलेक्ट बैक करती है विदाउट मच डैमेज या विदाउट मच एनपीएस। एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये सब के बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो पहले अभी हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फंड रेज क्यों करती है। तो बेसिकली फंड रेज करने के बैंकिंग सिस्टम में जनरली दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि आगे जाके सपोज कोई एनबीएफसी है जो बैंक है उसको ये एक्सपेक्टेड है कि काफी एक हैवी लॉस उनको हो सकता है बिकॉज ऑफ हायर एनपीएस या हायर स्लीपेजेस, और इसी वजह से उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैंक है वो फंड रेज कर सकती है। ये एक फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि बैंक को आगे जाके ये लग रहा है कि उनके लोन बुक को वो काफी तेजी से ग्रो कर सकता है, तो उसके लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सेकेंड रीजन हो सकता है एक बैंक को या एनबीएफसी को फंड रेज करने के लिए। बिकॉज यदि आप बैंकिंग सिस्टम में देखोगे तो उनका रॉ मटेरियल या जो एंड प्रोडक्ट है वो दोनों ही बेसिकली फंडिंग है या बेसिकली पैसा है। जितना आपके पास कैपिटल अवेलेबल होगा डिप्लॉय करने के लिए उतना ही आप तेजी से जो लोन बुक है वो ग्रो कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपके जो एनपीएस है वो अंडर कंट्रोल है। फंड रेज के समय आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि क्या प्राइस पे फंड रेज हो रहा है, क्या वो अबव बुक वैल्यू हो रहा है या वो बिलो बुक वैल्यू हो रहा है। तो जनरली जब भी जो फंड रेज है वो अबव बुक वैल्यू होता है दैट इज बेटर फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और वो जितना ज्यादा अबव बुक वैल्यू होगा या ज्यादा प्राइस पे होगा उतना ही जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका जो डाइल्यूशन है वो कम होता है। तो इसके बाद अभी हम थोड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि उन्होंने लास्ट 4-5 सालों में बेसिकली क्या अचीव किया है। और उसके बाद में देन विल आल्सो डिस्कस कि फ्यूचर में नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में ये बैंक में क्या पॉसिबिलिटीज है। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन अबाउट द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हिस्ट्री के बारे में आई जस्ट वांटेड टू गिव द डिस्क्लेमर दैट ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है बैंक के बारे में दैट आई एम शेयरिंग। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो यदि आप देखो तो ये जो बैंक है बेसिकली वो मर्जर था कैपिटल फर्स्ट का और आईडीएफसी बैंक का। और 2018-19 में जो वी वैद्यनाथन है उन्होंने ये बैंक को हेड करना शुरू किया था। और उसके बाद में उन्होंने काफी ये बैंक का एक टर्न अराउंड भी किया। वो अलग अलग जो पैरामीटर्स है उन्होंने ये बेसिकली जिस पे फोकस किया या जो हमें नंबर्स में भी करंटली दिखाई दे रहा है उसके बारे में क्विकली एक हम ओवरव्यू लेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट कि आगे के नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स बैंक के लिए कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंक के बेसिकली बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज से यदि आप देखोगे तो बैंक ने उनकी जो लायबिलिटीज है या जो डिपॉजिट्स है वो फेनोमेनली ग्रो की है ओवर लास्ट 4 to 5 ईयर्स। जो कासा होता है, कासा एज अ परसेंटेज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जो 2019 में हार्डली 8 to 9% का था वो उन्होंने इंक्रीज करके
करंटली लगभग 47.7% है एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कासा रेशो फॉर एनी बैंक। और यदि आप देखो तो ये जो डिपॉजिट का ग्रोथ जो फिनोमिनली बैंक ने अचीव किया है, इट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद जनरली बैंक का क्या ब्रांड इमेज है। और वी वैद्यनाथन जी ने बैंक का जो ब्रांड इमेज है वो काफी अच्छी तरीके से बिल्ड किया है इन लास्ट 4 to 5 years, और इसका ही आउटकम आपको डिपॉजिट बेस में ग्रो होते हुए दिख रहा है। इसके बाद में यदि आप उनका लोन बुक का साइड देखोगे तो लोन बुक में इनिशियली उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। इनिशियली 2-3 साल में लोन बुक में कोई भी यहाँ पर आप देखो तो ग्रोथ नहीं था, बट लास्ट 2-3 सालों में यहाँ पर ग्रो होना शुरू हुआ है। लगभग 1 लाख करोड़ का लोन बुक था 2018-19 में एंड इट हैज ग्रोन टिल नाउ टिल 2,30,000 करोड़, बिकॉज इनिशियली फोकस ही नहीं था। इनिशियली जो फोकस था बैंक का वो लायबिलिटी को या जो डिपॉजिट बेस है उसको ग्रो करने के लिए था, बिकॉज जितना आपका डिपॉजिट बेस ग्रो होएगा इन टर्म्स ऑफ कासा या इन टर्म्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट, उतना ही आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो रिड्यूस होता है। यहाँ पर आप रिडक्शन देख सकते हो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कैसे रिड्यूस किया है। एंड वन ऑफ द अदर रीजन फॉर दिस रिडक्शन इज जो भी उनके हाई इंटरेस्ट कॉस्ट के बॉन्ड्स थे वो भी उन्होंने स्लोली आउट ऑफ द सिस्टम फ्लश आउट करना शुरू किया। एंड बिकॉज ऑफ फेनोमिनल इंक्रीज ऑफ कासा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैंक कि आपका टोटल डिपॉजिट्स का बोरो करने का बेसिकली क्या कॉस्ट है। ये कॉस्ट जितना कम होगा उतना ही आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बेटर हो सकता है। एंड बेस्ड ऑन योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप किसको लेंड कर रहे हो ये जनरली डिसाइड होता है। यदि आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा है देन जनरली जो बैंक्स है वो काफी हाईली रिस्की जो कस्टमर्स है उनको लेंड करते हैं, और इसी वजह से हाईयर एनपीए होने के भी चांसेस जो है वो काफी बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो मिनिमल होना या कम से कम होना कोई भी एक बैंकिंग सिस्टम के लिए एनबीएफसी के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्लोली जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो यहाँ पर रिड्यूस की है। तो जो बैंक का फर्स्ट फेज था ग्रोथ का उसमें यदि आप देखोगे तो उन्होंने जो लायबिलिटी का पार्ट था बैलेंस शीट का वो उन्होंने फिक्स किया एंड नाउ आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन द असेट साइड। लास्ट 2-3 सालों में यदि आप देखोगे तो उन्होंने जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट डबल किया है यहाँ पर, एंड गोइंग अहेड दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्रोथ इन दिस लोन बुक। यानी लगभग नेक्स्ट 4 years में ये जो 2,30,000 का लोन बुक है वो लगभग 4.5-5 लाख के आसपास जा सकता है गोइंग अहेड। तो ये जो 20% CAGR का ग्रोथ आने वाला है गोइंग अहेड इन द लोन बुक, तो ये ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली दे विल नीड द फंड्स, बिकॉज यहाँ पर लोन बुक ग्रोथ एंड आरओई का भी एक रिलेशन है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कोई पर्टिकुलर बैंक का सपोज आरओई कम है कंपेयर टू ग्रोथ इन लोन बुक, देन टू मैच दैट डिफरेंस बेसिकली दैट बैंक विल नीड द एडिशनल फंड्स। और यही हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में। यदि आप देखो तो उनका जो आरओई है वो लगभग 7% का है एंड जो ग्रोथ है जो एस्टिमेट किया जा रहा है लोन बुक का वो 20% का है। तो टू बेसिकली फंड दैट ग्रोथ इन द लोन बुक दे विल नीड द एडिशनल फंड्स, और इसीलिए यदि आप देखोगे तो उन्होंने लगभग 7,500 करोड़ का एक फंड रेज अनाउंस किया है इन टर्म्स ऑफ सीसीपीएस यानी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। और यहाँ पर भी 2 मार्की जो इन्वेस्टर्स है दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस फंड रेज। जो फंड रेज हो रहा है वो 60 रुपीज पे हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो टोटल 7,500 करोड़ का जो फंड रेज है उसमें से 4,876 करोड़ जो है दैट विल बी इन्फ्यूज बाय द कंपनी जिसका नाम है करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, जो एक वार्बर पिनकस का रिलेटेड कंपनी है। और यदि आप वार्बर पिनकस देखोगे तो बैंक का काफी ओल्ड शेयर होल्डर से सिंस द डेज ऑफ कैपिटल फर्स्ट। और जो सेकेंड इन्वेस्टर है ये फंड रेज में इनका नाम है प्लैटिनम इन्वेक्टर्स बी 2025 RSC, जो एक गोल्डली ओन्ड सब्सिडरी है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का, और वो लगभग 2,624 करोड़ यहाँ पर इन्फ्यूज करने वाले हैं। तो टोटल यदि आप देखो तो 7,500 करोड़ हो जाएगा। और ये फंड रेज के बाद में यदि आप देखोगे तो वार्बर पिनकस विल बी होल्डिंग 9.48% इन द बैंक एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है दे विल बी होल्डिंग 5.1% इन द बैंक। तो ये जो फंड रेज है उसके बेसिकली 2 मेजर रीजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफरेंस है आरओई एंड ग्रोथ ऑफ देयर लोन बुक उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए उनको एडिशनल फंड्स लगेंगे जो बेसिकली ये फंड रेज से आएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो सेकंड पॉइंट है दैट इज बेसिकली जो एमएफआई इंडस्ट्री है यानी माइक्रो फाइनेंस का जो इंडस्ट्री है यहाँ पर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं लास्ट लगभग 1-2 ईयर्स से। एंड यहाँ पर जो भी लोन्स उन्होंने दिए थे यहाँ पर हायर एनपीएस आए हैं। एमएफआई स्पेसिफिक यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली जो एनपीएस है वो इंक्रीज हुए हैं। एंड Q4 2025 में वी वैद्यनाथन जी ने ये गाइड किया है
कि इट विल बी द हाईएस्ट एनपीए क्वार्टर फॉर एमएफआई सेगमेंट, या सबसे ज्यादा स्लिपेजेस हो गई ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। और उसके बाद में FY26 से हर क्वार्टर में ये जो स्लिपेजेस है या जो एनपीएज है या प्रोविजन है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो गए गोइंग अहेड। बट टू ऑल्सो अगेन टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैलेंज, यहाँ पर कुछ फंड की जरूरत है बैंक को। जो 7,500 करोड़ उन्होंने रेस किया है उसका एक पार्ट जो है वो ये पर्टिकुलर लॉसेस जो है उसको फंड करने के लिए भी जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फंड रेस क्या प्राइस पे होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप देखोगे तो ये जो फंड रेस है वो 60 रुपीज पे हो रहा है एंड करंटली जो बुक वैल्यू है वो लगभग 51.64 रुपीज का है। तो अबव बुक वैल्यू हो रहा है, दैट इज वेरी गुड, बट इट इज हैपनिंग एट हार्डली 1.1-1.2 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। सपोज ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पे होता दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज जितना ज्यादा प्राइस पे होता है फंड रेज इट इज बेटर फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बिकॉज उतना डाइल्यूशन कम होता है। तो ये जो 7,500 करोड़ का फंड रेज है वो कंप्लीट होने के बाद बैंक का जो बुक वैल्यू है वो बढ़ जाएगा एंड इट विल इंक्रीज टू 52.85 रुपीज। बट यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो डाइल्यूशन होगा वो लगभग 15% का होगा, विच इज बेसिकली बैड फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और ये फंड रेज होने के बाद करंटली बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 16.1 का है वो इंक्रीज होके 18.9% हो जाएगा। यदि आप बैंक की हिस्टोरिकल फंड रेज देखोगे तो बैंक ने 95 रुपीज पे एक फंड रेज किया था लगभग 3,000 करोड़ का। उसके बाद में जो लास्ट ईयर हुआ था उसके बाद में 80.6 रुपीज पे लगभग 3,200 करोड़ का किया था। और उसके बाद में ये करंट फंड रेज जो है वो 60 रुपीज पे है, जो सबसे ज्यादा है, लगभग 7,500 करोड़ का है। तो आप यदि देखोगे तो हिस्टोरिकल फंड रेज के कंपैरिजन में जो करंट फंड रेज है अगेन इट इज हैपनिंग एट द लोअर प्राइस, जो एक थोड़ा यहाँ पर बैंक के लिए निगेटिव है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि करंटली जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है विच इज वेरी वेरी अनसर्टन, तो बैंक सपोज ये फंड रेज नहीं करता है जस्ट टू वेट फॉर द हायर प्राइस और ये सपोज फंड रेज होता ही नहीं है, देन अगेन इट विल बी मच डिफिकल्ट फॉर द बैंक, बिकॉज यहाँ पर बैंक अगेन वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द चैलेंजेस फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। इसके अलावा अनदर रीजन फॉर दिस फंड रेज कुड बी, यदि आप देखो तो बैंक को उनके जो बाकी वर्टिकल्स है जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट का वर्टिकल है जिसका AUM बैंक का लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उनका जो बिजनेस है जो उन्होंने 2021 में यहाँ पर शुरू किया था एंड टिल नाउ दे आर डिसबर्स्ड मोर देन 3.3 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो उसको फंड करने के लिए बेसिकली दे विल नीड सम फंड्स एंड इसीलिए ये फंड रेज का कुछ पार्ट वहां पर भी जा सकता है जो बैंक के फ्यूचर के ग्रोथ रिलेटेड अलग अलग डिविजन्स है। तो अभी हम देख लेते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक में क्या क्या चैलेंजेस है और क्या बेटर अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। अगेन दिस इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपका स्टडी करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो यदि आप देखो तो बिगेस्ट चैलेंज फॉर द IDFC फर्स्ट बैंक इज उनका जो इक्विटी का बेस है वो बहुत ज्यादा है, और जितना इक्विटी का बेस ज्यादा है उतना ही जो ROE है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो उतना ही ज्यादा होते रहेगा। उसके बाद में ये 7,500 करोड़ का एडिशनल फंड रेज आया है विच विल इंक्रीज द इक्विटी बेस एंड ROE विल फर्दर डाइल्यूट गोइंग अहेड। सपोज आगे जाके बैंक उनके जो NPAs है वो अंडर कंट्रोल रखती है, देन यहाँ पर स्लोली जो ROE है वो इंक्रीज हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में करंटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वहां से भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा आप देखो तो बैंक ने कुछ प्रोविजंस क्रिएट किए थे, एक टोल बेस्ड जो कंपनी है मुंबई में बेस्ड है बेसिकली वो, और जब भी स्पेसिफिकली मुंबई की जो टोल से जो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए फ्री करने का यहाँ पर डिसाइड किया था तो यहाँ पर बैंक को और एक हिट आया था। तो मुझे लगता है कि इक्विटी इज रियल चैलेंज फॉर द बैंक और इसीलिए ही बैंक ने लास्ट 2-3 सालों में यदि आप देखो तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के बिजनेस मॉडल को यदि हम दूसरे को एक NBFC के साथ कंपेयर करते हैं जैसे कि HG फिनसर्व का भी मैंने डिटेल वीडियो क्रिएट किया है, तो यदि आप देखो तो HG फिनसर्व में वो लीगेसी के चैलेंजेस नहीं है जो IDFC फर्स्ट बैंक को थे। यदि आप देखो तो IDFC फर्स्ट बैंक की इनिशियल काफी साल तो इसमें लग गए, उनको एक हाई लायबिलिटी का बेस क्रिएट करना था। इसके अलावा उनके हिस्टोरिकल जो लोन्स थे वो भी काफी चैलेंजिंग लोन्स थे, जैसे कि उनका काफी एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया के लिए था, CCD के लिए था, कॉक्स एंड किंग्स के लिए था। तो यहाँ पर ये सारे राइट ऑफ उनको लेने पड़े और उसी वजह से काफी हायर NPAs एंड प्रोविजंस करने पड़े और इसी वजह से जो बैंक है उसका बैलेंस शीट काफी वीक हो गया एंड देन दे हैव टू बेसिकली कम आउट ऑफ दैट चैलेंज बाय रेजिंग मोर एंड मोर फंड्स। इसके कंपैरिजन में यदि आप HG फिनसर्व का मॉडल देखोगे तो उनका कोई भी लीगेसी नहीं है, ये उनके लिए काफी नया एक बिजनेस है, बट एट द सेम टाइम जो ग्रुप है दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या जो सेक्टर है चैनल फाइनेंसिंग का या डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलेटेड उनके जो रिलेशंस है दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज जो APL अपोलो के प्रमोटर्स है वो यही बिजनेस में लास्ट 30 ईयर्स से है।
एंड एट द सेम टाइम वो बिजनेस में कोई भी एनपीए नहीं हुआ है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और यदि आप उनका लोन बुक देखोगे तो करंटली 2300 2400 करोड़ तक उन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है। और उनका ये प्लान है कि 2026 तक ये जो लोन बुक है वो लगभग 6000 करोड़ तक लेके जाना है एंड 27 तक 7000 करोड़ तक लेके जाना है। यानी फ्यूचर के 2 सालों में ये जो लोन बुक है उसमें 50 to 60% का CAGR जो है वो 2 इयर्स के लिए एक्सपेक्टेड है, विच इज मच हाइयर कंपेयर टू IDFC फर्स्ट बैंक, जहाँ पे उन्होंने 20% का गाइडेंस दिया है। इसके अलावा बहुत ज्यादा हायर इक्विटी भी है। एट द सेम टाइम यदि आप देखो तो SG फिनसर्व में जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है वो भी आगे जाके उनका काफी कम हो जाएगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली यदि आप देखो तो IT बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड यहाँ पर एक मॉडल है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो काफी कम लगेंगे ये सिस्टम रन करने के लिए, विच इज नॉट द केस विद IDFC फर्स्ट बैंक। और इसीलिए उनके एक्सपेंसेस काफी कंट्रोल रहेंगे एंड आगे जाके काफी अच्छी तरीके से वो प्रॉफिटेबिलिटी भी पोस्ट कर सकते हैं आने वाले 2 या 3 सालों में। अनदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ROE यहाँ पे जनरेट करना इज क्वाइट इजियर कंपेयर टू इन केस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। इसीलिए यदि आप कॉन्कॉल्स रीड करोगे SG फिनसर्व के, तो उन्होंने ये गाइड किया है कि आगे जाके दे कैन अचीव द ROE ऑफ 18 to 19%। और जो ROA होता है यानी रिटर्न ऑन असेट, तो कोई भी एक NBFC या बैंक के लिए ROA इज बेसिकली वो उनके असेट्स पे यानी जो लोन डिसबर्स किए हैं उन पे क्या बेसिकली प्रॉफिट कमा सकते हैं या क्या बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ SG फिनसर्व दे हैव गाइडेड द ROA एट अराउंड 4%, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर एनी बैंक और एनी NBFC। तो यदि आप मेरा पर्सनल चॉइस पूछोगे तो मुझे लगता है कि SG फिनसर्व इज मच बेटर कंपनी या मच बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू IDFC फर्स्ट बैंक। अगेन आप आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो यहाँ पर, ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई अंडरस्टैंडिंग विथ यू। तो यदि आपको मेरे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के रिलेटेड और जानना है तो जरूर आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक फ्री बुक भी मिलेगा, डेफिनेटली आप जरूर रीड कीजिए, आपको आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में काफी हेल्प हो सकता है। तो यदि आपने अब तक valueeducator.com को विजिट नहीं किया होगा तो जरूर यहाँ पर चेक कर लीजिए। और ये जो ई बुक है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए एंड आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है वो देखते रहिए। और यदि आपने अब तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके मिलते रहे।